तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला लेक्चर जो आज आपका होगा उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। प्लांट किंगडम, देखिए अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया था और ये सभी बेटा लगभग मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ एल्गी को छोड़ के जो यूनिसेलर है। ज़्यादातर प्लांट्स मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होते हैं और सब के सब बेटा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या फोटोसिंथेटिक होंगे या फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके अलावा बेटा जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज आपको देखने के लिए मिलेगा। इनमें से कुछ जो होंगे वो या तो थैलॉइड होंगे, मतलब जिनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होगी, और कुछ होंगे जो डिफरेंशिएट होंगे, वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, ऐसे लिख दीजिए आप, जो वेल डिफरेंशिएटेड होंगे। और वेल डिफरेंशिएटेड होने के साथ साथ बेटा उनकी बॉडी में आपको, उस प्लांट बॉडी में आपको जो है रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए मिलेगा। और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके पास में वस्कुलर टिश्यू हो सकता है और कुछ नॉन वस्कुलर भी हो सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, दे मे बी वस्कुलर और नॉन वस्कुलर। ये वस्कुलर हो सकते हैं या नॉन वस्कुलर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो रही बेटा प्लांट की बात कि भाई क्या क्या कर सकते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लांट्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। तो बेटा चैप्टर 1 में भी मैंने टेक्सोनॉमी की बात की थी, क्लासिफिकेशन की बात की थी। चैप्टर 2 में भी मैंने क्लासिफिकेशन की बात की। अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम जो क्लासिफिकेशन में आता है वो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जिन्हें हम लोग कैरोलस लीनियस कहते हैं, और उन्होंने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, और सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर ले रहा हूँ। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, कि इट वाज गिवन बाय सी लीनियस या कैरोलस लीनियस। अब इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन को करने के लिए बेसिस किस चीज़ को कंसिडर किया था, मतलब किस आधार पे, किसके ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन था। तो बेटा ये सिंपली कुछ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप कह सकते हो, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम मतलब फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन, उसका व्हॉर्ल, उसका ग्रुप एंड्रोशियम कहलाता है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इन्होंने बेसिस लिया था बेटा कुछ फ्यू एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कह लीजिए या मॉर्फोलॉजिकल कह लीजिए, जो बाहर से दिख सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर कह लीजिए। साथ में इन्होंने कंसिडर किया था बेटा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को। तो अब इन्होंने बहुत सुपरफिशियली ये क्लासिफिकेशन कर तो दिया। तो इसमें दिक्कत ये आई कि जो हमारी बेटा रिलेटेड स्पीशीज़ थी वो अलग ग्रुप्स में आ गई, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन को बाहरी कैरेक्टर्स को देख के किया था। तो यहाँ पे जो इसकी डिमेरिट थी, वो डिमेरिट ये थी कि जो रिलेटेड प्लांट्स हैं
वो अदर ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिए गए, बिकॉज उनको जो क्लासिफाई किया गया था वो केवल बाहरी तौर पे, ऊपरी तौर पे किया था, सुपरफिशियली किया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे किया था। और दूसरा इन्होंने क्या किया था बेटा, रिलेटेड प्लांट्स जो थे वो तो अदर ग्रुप्स में रख ही दिए, साथ में इन्होंने इक्वल वेटेज दी थी। इन्होंने क्या किया था, इक्वल वेटेज दी थी, किसको, या इक्वल प्रेफरेंस कह सकते हैं आप, दी थी इन्होंने दोनों को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को और बेटा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, या मैं एक तरीके से कह सकता हूँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को या सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेक्सुअल मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ये होता है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी, इक्वल वेटेज दिया था, या आप एक तरीके से कह सकते हैं इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। लेकिन इन्होंने एक चीज़ नहीं देखी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से ईजिली अफेक्ट हो सकते हैं, दे आर ईजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो आप ये सोचिए कि अगर सपोज़ करिए हम अगर लीव के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अब सपोज़ ऑटम है, ऑटम सीजन आ गया, अब आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो वहाँ पे लीव ही नहीं है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर ईजिली अफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। और इन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को लिया, जो सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर दोनों ही इक्वल कंसिडर किए गए, और साथ में जो रिलेटेड प्लांट्स थे वो अदर ग्रुप में आ गए, जो अनरिलेटेड थे वो सेम ग्रुप में आ गए हैं। और इन्होंने एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को बेसिस माना। तो ये क्लासिफिकेशन जो था इतना बेटर क्लासिफिकेशन नहीं था। जो इससे थोड़ा सा बेटर क्लासिफिकेशन आया या इससे बेहतर क्लासिफिकेशन था वो था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे बेटा जॉर्ज बेंथम एंड जेडी जोसेफ डाल्टन हुकर इन दोनों ने दिया था। तो नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा। और इस क्लासिफिकेशन को दिया था, इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जेडी हुकर, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बेसिस माना था, इन्होंने जिस चीज़ को बेसिस बनाया बेटा, तो इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को तो कंसिडर किया ही किया, एक्सटर्नल फीचर्स को तो कंसिडर किया ही किया, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को तो कंसिडर किया ही किया, लेकिन साथ में इन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। और इंटरनल फीचर में इन्होंने जो प्लांट का अंदर का अल्ट्रा स्ट्रक्चर था उसे कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न्स को भी कंसिडर किया कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके जो एम्ब्रियो है उनका डेवलपमेंट एक तरीके से हो सकता है, तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को भी यहाँ पे बेसिस माना। और उसके साथ साथ बेटा इन्होंने प्लांट्स की जो फाइटोकेमिस्ट्री थी उसको भी कंसिडर किया, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की गई, जिसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स को भी जो है कंसिडर किया। और यहाँ पे बेटा जो प्लांट्स एक साथ रखे गए, जो प्लांट्स यहाँ पे इसके बेसिस पे क्लासिफाई किए गए नेचुरल सिस्टम, तो बेटा वो बेसिकली शो करते थे नेचुरल एफिनिटी को। ये प्लांट्स बेसिकली क्या करते थे, शो करते थे नेचुरल एफिनिटीज़ को, वो नेचुरल एफिनिटीज़ को शो करते थे। मतलब जो रिलेटेड प्लांट्स थे वो एक साथ रख दिए गए कुछ हद तक से,
जो सही तरीके का क्लासिफिकेशन था। बट इन्होंने एक चीज़ नहीं की कि यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया था। तो अब तीसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन आया वो था बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन आया वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसे देने का जो क्रेडिट जाता है वो एंगलर एंड प्रेंटल को जाता है बेटा। इट वॉज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। यहाँ पे बेसिस कंसिडर किया गया था बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। यहाँ पे एवोल्यूशनरी या एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को ध्यान में रख के ये क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रख के ये क्लासिफिकेशन किया गया था। और यहाँ पे ये भी माना गया था क्या कि जो एक टैक्सा या एक कैटेगरी के अंदर जितने भी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है उन सब के कॉमन एंसेस्टर हैं। यहाँ पे जिन भी प्लांट्स को एक ग्रुप में या एक टैक्सा में रखा है उन सब के कॉमन एंसेस्टर हैं, उन सब के एक एंसेस्टर हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था बेटा, ये एक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था, ठीक है अब तक। इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन भी है जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब अगले टाइप के क्लासिफिकेशन की, जिसे मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेटा, जिसे मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बेटा ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इसको किया जाता है बाय हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब हम इस टैक्सोनॉमी को, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से करते हैं। हम इन्हें कंप्यूटर्स की मदद से इस क्लासिफिकेशन को करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो सकते हैं, जो भी ऑब्जर्व हम लोग बाहर से कर सकते हैं, उन सब को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, वी कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो भी बाहर से कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है उन सब को कंसिडर कर लिया जाएगा और उन सारे कैरेक्टर्स को नंबर या कोड असाइन कर दिया जाता है। अब सपोज़ करिए आपके पास में बहुत सारे प्लांट्स थे जो अलग अलग स्पीशीज़ के थे। अब आप उन प्लांट्स को क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इनमें से कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको मैं एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ, किसके फीचर्स हैं जो एक जैसे हुए। तो अब आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले क्या करें, पहले एक कोड या नंबर की एक लिस्ट बना लें कि पहले नंबर पे वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, दूसरे नंबर पे फ्लावर है नहीं है, तीसरे नंबर पे भाई सीड नेकेड है या कवर्ड है। इस तरीके से सौयों कैरेक्टर्स को, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को आप एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हो। आपने कोड की लिस्ट तैयार कर ली। अब आप क्या करिए, एक एक प्लांट को उठाते चले जाइए, उसके फीचर्स को देखते चले जाइए कि भाई वस्कुलर टिश्यू है तो 1 नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो 0 डाल दीजिए। 2 अगर उसके अंदर वो सीड्स हैं या सीड प्रोड्यूसिंग है तो आप उसको कोड जो आपने असाइन किया था वहाँ पे लिस्ट जो तैयार की थी उस हिसाब से कोड डाल दीजिए। और फाइनली जब कंप्यूटर का प्रोग्राम आप रन करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के आपने कोड के हिसाब से उनके फीचर देख देख के कोड उसमें एंट्री करते चले गए। तो फाइनली जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम रन करेंगे, जिनके भी कोड या नंबर्स एक दूसरे से ज़्यादा मिल रहे होंगे उन सबको प्रोग्राम क्या करेगा, एक साथ ले आएगा।
वो अपने आप करेगा इस काम को कंप्यूटर, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि केवल आपको वहाँ पे एंट्री करनी है उन नंबर और कोड की, और लिस्ट तैयार पहले कर लेनी है। तो नंबर और कोड के आधार पे क्या करेगा वो कंप्यूटर प्रोग्राम, जिन जिन के कोड एक जैसे हैं जो आपने बनाए थे वो सारे प्लांट के फीचर एक साथ कंसिडर कर लिए जाएंगे और उनको एक साथ वो ग्रुप कर देगा, जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे और डिसिमिलर अलग अलग होते चले जाएंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को किया जाता है कंप्यूटर्स की मदद से, जिसमें आप सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं और एक टाइम पे, ठीक है, यू कैन कंसिडर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम। एक समय में आप 100 कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। और साथ साथ में बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप असाइन कर देंगे नंबर एंड कोड टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आप नंबर या कोड दे देंगे सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को, और फिर क्या होगा बेटा, वो कंप्यूटर प्रोग्राम रन होगा और रन होने के बाद में जब उस डेटा को प्रोसेस कर देगा कंप्यूटर, उस डेटा को जब कंप्यूटर जो आपने वहाँ पे एंटर किया था, उसके बाद में जिनके भी कोड सिमिलर होंगे, जिनके भी कोड सिमिलर होंगे, उन कोड जो सिमिलर वाले थे उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दी जाएगी, उनको एक साथ ला दिया जाएगा। लेकिन वो सारा काम कंप्यूटर करेगा, वो आप नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से एक और मेथड है, अदर मेथड्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेटा, साइटोटैक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, आप क्लासिफिकेशन करते हैं और यहाँ पे बेसिस मानते हैं क्रोमोसोम के। किसको? क्रोमोसोम को। और क्रोमोसोम में भी 3 चीज़ें हैं जिसे बेसिस मानेंगे। सबसे पहली चीज़ कि भाई क्रोमोसोम का नंबर क्या है, मतलब सेम नंबर वाले क्रोमोसोम्स जितने भी प्लांट स्पीशीज़ में हैं वो सब एक साथ ग्रुप कर दिए जाएंगे। दूसरा बेटा, उन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरी चीज़ बेटा कि उनका क्रोमोसोम्स का बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे बेसिस माना गया क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो हम उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। एंड लास्ट वाला है जिसे कहा जाता है कीमोटैक्सोनॉमी बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम लोग बेसिस बनाते हैं किस चीज़ को बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूस्ड by plant to clear doubt and confusion। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो उस प्लांट ने प्रोड्यूस किए उनको अगर बेसिस मानते हैं, है ना, और उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो कीमोटैक्सोनॉमी, नाम से पता चल रहा है कीमो मतलब केमिकल से रिलेटेड टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का मतलब तो आप जानते ही हैं कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जो डील करती हो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी स्पीशीज़, उसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका टैक्सोनॉमी बेटा, उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम लोगों ने प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहला
अगर उनकी प्लांट की बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, आप ऐसे कह लीजिए, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो ऐसी बॉडी प्लांट की जो डिफरेंशिएटेड ना होती हो उसे बेटा हम लोग थैलॉइड कहते हैं या थैलस कहते हैं, या हम लोग उन्हें थैलोफाइट्स कह देते हैं, जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट ना हो, मतलब जिसमें आपको कोई स्टेम, रूट, लीफ कुछ ना देखने के लिए मिले, बस एक मेयरली फोटोसिंथेटिक पार्ट आपको मिले, उन्हें थैलॉइड कहते हैं या थैलोफाइट्स कहते हैं। तो थैलोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? थैलॉइड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है, जिनके पास में थैलस होता है, जिनके पास में थैलस होता है, थैलस, ठीक है। तो थैलोफाइटा या थैलोफाइट्स में आपको जो पढ़ने हैं वो पढ़ना है बेटा एल्गी को, आपको जो पढ़ना है वो है एल्गी। दूसरा यहाँ पे बेसिस मैं ले रहा हूँ जिनमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, प्लांट बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है, जिसके अंदर आपको रूट, शूट और स्टेम ये तीनों ही चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें भी मैं कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूँ कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट तो हुई, लेकिन उनके पास में जिसके पास वस्कुलर बंडल नहीं है या वस्कुलैरिटी नहीं है, ठीक है, वस्कुलर बंडल एब्सेंट, एब्सेंट, और जिनके पास में वस्कुलर बंडल है, जिनके पास में वस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम फ्लोएम है। तो जिनके पास में वस्कुलर बंडल नहीं है, एब्सेंट है, उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ठीक है। और जिनके पास में वस्कुलर बंडल है उसको भी डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं किस बेसिस पे कि भाई वो सीड बना पाते हैं या नहीं। तो अगर वो सीड बना पाते हैं तो उन्हें फिनेरोगैम कहूँगा, और वो प्रोड्यूस नहीं करते सीड को, वो प्रोड्यूस नहीं करते सीड को, तो उसे मैं कहूँगा क्या? उन्हें मैं कहूँगा क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम। और अगर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो प्रोड्यूस करते हैं सीड को, तो उसे मैं कहूँगा फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। बेटा जो क्रिप्टोगैम है, जो क्रिप्टोगैम है, इसमें आपको पढ़ने हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। और जो फेनेरोगैम है इसमें आपको दो पढ़ने हैं, एक वो जिनके सीड नेकेड है, जिनके कवर्ड सीड नहीं होते, उन्हें हम लोग कहेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और जिनके सीड कवर्ड है, जिनके सीड कवर्ड है, उन्हें मैं कहूँगा एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी दो मैं कैटेगराइजेशन कर लूँगा, जिनमें सिंगल कॉटिलेडॉन है, जिनमें सिंगल कॉटिलेडॉन है, उसे मैं कहूँगा मोनोकॉट, उन्हें मैं कहूँगा मोनोकॉट। और जिनके अंदर दो कॉटिलेडॉन हैं, दो कॉटिलेडॉन हैं, उन्हें मैं कहूँगा बेटा डाइकॉट। तो अब हमें करना क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे आपके सामने मैंने पूरा एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और हालांकि एंजियोस्पर्म आपको बेटा ना इसके पूरे दो चैप्टर हैं हमारे, ये चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और क्लास 12th का एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरा ही एंजियोस्पर्म के लिए ही वो है। तो
सबसे पहला जो पार्ट मैं आपको इस चैप्टर 3 का बताने वाला हूँ वो है एल्गी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनके हैबिटेट की। अब हैबिटेट में भी बेटा दो तरीके के हैबिटेट मैं बताऊंगा आपको। एक तो हैबिटेट होगा बेटा यहाँ पे जिसे मैं कह रहा हूँ यूजुअल हैबिटेट। एक तो हैबिटेट होगा जो यूजुअल, जहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं, यूजुअल हैबिटेट। तो यूजुअल हैबिटेट में बेटा ये ज़्यादातर आपको एक्वेटिक कंडीशन में ही मिलेंगे, ज़्यादातर ये आपको एक्वेटिक कंडीशन में ही मिलेंगे। अब एक्वेटिक में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये आपको बेटा फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी दो कंडीशन है कि ये आपको या तो फ्लोइंग वाटर में मिलेंगे जैसे कि रिवर, या ये आपको बेटा स्टैग्नेंट वाटर में मिल सकते हैं। ये आपको स्टैग्नेंट वाटर में मिल सकते हैं जैसे कि बेटा लेक या पॉन्ड। और ये आपको बेटा मरीन कंडीशन में भी मिल सकते हैं। अब मरीन कंडीशन में भी ये दो कंडीशन में रह सकते हैं, या तो बेटा ये ओशन में मिलेंगे आपको, या ये आपको ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर वो होता है जहाँ पे बेटा फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है, जहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है किससे, जो है सॉल्ट वाटर से या ओशन वाटर से, उसको बेटा हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और दूसरी कंडीशन होगी जिसे मैं कह रहा हूँ अनयूजुअल हैबिटेट, जहाँ पे ये जनरली बहुत कम मिलते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। ये आपको मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं, ये आपको मॉइस्ट स्टोन के ऊपर मिल सकते हैं, ये आपको मॉइस्ट वुड के ऊपर मिल सकते हैं, ये आपको बेटा लाइकन की फॉर्म में मिल सकते हैं, ये आपको स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करते हुए पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये इनके हैबिटेट की बात रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया इनकी जो साइज़ है एल्गी का। अच्छा, एल्गी का साइज़ बताने से पहले ये आप जान लीजिए कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड थैलॉइड स्ट्रक्चर इनका होता है। अनडिफरेंशिएटेड थैलॉइड स्ट्रक्चर इनका होता है। और ये सब की सब बेटा, ये सब की सब ऑटोट्रॉप्स हैं, प्योरली ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म कर सकते हैं, प्योरली ऑटोट्रॉप्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमें बात करनी है वो ये है कि बेटा इनके जो साइज़ है वो क्या हो सकता है। देखिए, इनका साइज़ आपको यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक से लेके ये 100 मीटर तक ग्रो करती हुई मिल सकती हैं। मैं अगर इनके साइज़ की बात करूं तो ये आपको माइक्रोस्कोपिक भी मिलेंगी, बहुत छोटी, और ये आपको अप टू 100 मीटर तक भी ग्रो करती हुई मिल सकती है। अप टू 100 मीटर तक भी ग्रो करती हुई आपको मिल सकती है। माइक्रोस्कोपिक इसमें से कौन होंगे बेटा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे क्लेमाइडोमोनास। और बेटा 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है तो कैल्प्स होते हैं, कैल्प्स, जो बेटा आपको 100 मीटर तक ग्रो करते हुए पाए जा सकते हैं या मिल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि इनकी फॉर्म क्या क्या हो सकती है। तो बेटा आपको ये सिंगल सेल भी मिल सकते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में मिल सकते हैं, ये आपको फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये आपको कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और ये बेटा आपको पैरेनकाइमेटस थैलस की फॉर्म में भी मिल सकते हैं।
पेरेनकाइमेटस थैलस की फॉर्म में भी ये आपको मिल सकते हैं। बेटा यूनिसेलुलर फॉर्म में कौन मिलता है इसमें? तो बेटा क्लैमाइडोमोनास है जो आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेगा। फिलामेंटस फॉर्म में जो मिलता है वो है बेटा आपका स्पायरोगायरा और यूलोथेरिक्स। और कॉलोनियल फॉर्म में जो मिलते हैं बेटा वो हैं वॉल्वॉक्स। और पेरेनकाइमेटस थैलस की फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो है बेटा चारा। ठीक है, तो ये इनकी फॉर्म्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके सेल के डिटेल के बारे में कि इनका जो सेल डिटेल है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें मेनली 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इसको लेके आपकी एनसीईआरटी में टेबल भी बनी हुई है। तो सबसे पहली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि बेटा इनकी जो सेल वॉल है उसके कंपोजिशन के बेसिस पे हम एल्गी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा सेल वॉल में। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी कि भाई देखिए सारी की सारी एल्गी प्लांट्स हैं और प्लांट की आप जानते हो कि सेलुलोज उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरीली सबके अंदर सेलुलोज तो ही है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ बेटा यहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक यहाँ पे इनके साथ में कोई ना कोई एक केमिकल कंपाउंड है जो इंटीग्रेट करके रखता है। अब सेलुलोज सबके अंदर है, बस वो केमिकल बदल रहा है। मैंने क्या बोला कि जितनी भी एल्गी हैं उन सब के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, प्राइमरीली, लेकिन उसके साथ में कोई स्पेसिफिक केमिकल है जो वाटर होल्ड करने के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको इस केमिकल के बेसिस पे 3 एल्गी में कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहली हमारी जो मैं बताने वाला हूँ वो है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में आपको सेलुलोज मिलेगा और सेलुलोज के साथ में बेटा पैक्टोज या पैक्टिन नाम का एक कंपाउंड होता है वो प्रेजेंट मिलता है। इसी तरीके से बेटा जो ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी में आपको बेटा सेलुलोज मिलता है और पैक्टिन की जगह यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो है एल्जिन। इसी तरीके से बेटा जो रेड एल्गी होती हैं उन रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ आपको जो मिलेगा उसे बेटा हम लोग केराजिन कहते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ सेल वॉल के अलावा दूसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होता है, मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेता हूँ। तो बेटा देखिए क्लोरोफिल ए तो सबके अंदर कॉमन रहेगा, बस जो बदलेगा वो उनके टाइप्स हैं। अब कौन कौन से हैं, तो जैसे आप ग्रीन एल्गी की बात कर लें तो ग्रीन एल्गी में आपको जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से बेटा इनको ग्रास ग्रीन कलर मिलता है। ये बिल्कुल ग्रीन कलर की दिखती हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीन एल्गी कहते हैं। वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के अंदर बेटा आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने के लिए मिलेगा और साथ में इन्हें ब्राउन अपीयरेंस देने के लिए फ्यूकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट है जो इन्हें ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो रेड एल्गी हैं, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए मिलेगा। मैंने बताया क्लोरोफिल ए कॉमन होता है क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है, तो सबके पास में होगा क्लोरोफिल ए।
बस जो बदलेगा वो एसेसरी बदलेगा, जैसे बी, सी और डी। और इनको कलर देने के लिए जैसे यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन था, इनके पास में होता है आर फाइको इरेक्थ्रिन, या आप सिंपली फाइको इरेक्थ्रिन भी कह सकते हैं, फाइको इरेक्थ्रिन भी कह सकते हैं। और फाइको इरेक्थ्रिन बेटा बेसिकली इन्हें रेड कलर प्रोवाइड करता है, फाइको इरेक्थ्रिन इन्हें रेड कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनके फ्लैजिला के बेसिस पे, इनके फ्लैजिला या फ्लैजिलेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले बेटा ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में आपको जो फ्लैजिला मिलेंगे बेटा वो 2 से 8 फ्लैजिला मिलेंगे, एपिकल फ्लैजिला ऊपर की तरफ लगे होते हैं और इक्वल होंगे। तो 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला देखने के लिए आपको मिलेंगे ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में आपको बेटा 2 फ्लैजिला मिलेंगे जो लिटरली लगे होंगे और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 फ्लैजिला मिलेंगे, अनइक्वल फ्लैजिला मिलेंगे और वो लेटरल होते हैं। और बेटा आपको रेड एल्गी के अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं मिलेगा, कोई फ्लैजिला नहीं मिलेगा, नो फ्लैजिला प्रेजेंट इनसाइड द रेड एल्गी। अब लास्ट जो यहाँ पे मैं इनके सेल डिटेल की बात करने वाला हूँ वो है कि भाई इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होगा। तो स्टोर्ड फूड बेटा इनके अंदर स्टोर्ड फूड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी की। तो ग्रीन एल्गी में बेटा स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में। ब्राउन एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा बेटा लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटॉल की फॉर्म में, लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में और बेटा मैनीटॉल की फॉर्म में, और मैनीटॉल की फॉर्म में। और बेटा रेड एल्गी के अंदर जो आपको स्टोर्ड फूड देखने के लिए मिलता है, जो आपको स्टोर्ड फूड देखने के लिए मिलता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में आपको बेटा रेड एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड मिलता है, ठीक है। अब हम लोग एल्गी के अंदर ही रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला बेटा मैं वेजिटेटिव मेथड की बात करूँगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको बेटा एक ही पढ़ना है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा करती है। स्पाइरोगायरा के आपने 10th क्लास में भी एग्जाम्पल पढ़ा होगा, स्पाइरोगायरा। इसमें क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट वाला, जिसके अंदर आपको इस ऐसे रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं और टूट के ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और ये फ्रेगमेंट फिर से रीजनरेट करके पूरे एक फिलामेंट को फॉर्म करने में बेटा कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी तरीके से बेटा ये एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जनरली बेटा स्पोर फॉर्म करते हैं। और ये स्पोर भी 2 तरीके की हो सकती है। ये स्पोर बेटा या तो सेक्सुअल हो सकती है, और सेक्सुअल नहीं, ये तो फंगस के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल होगी। या तो ये स्पोर बेटा आपकी मोटाइल हो सकती है, और या ये स्पोर जो आपको देखने के लिए मिलेगी बेटा ये नॉन मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल हो सकती है। तो यहाँ पे जो मोटाइल स्पोर होती हैं वो बेटा जू स्पोर की फॉर्म में होंगी, और जो नॉन मोटाइल स्पोर होती हैं बेटा वो आपको एप्लेनोस्पोर की फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करूं मैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये 3 तरीके से कर सकते हैं रिप्रोड्यूस। सबसे पहला तरीका जो बताया गया है वो है आइसोगैमस। आइसोगैमस, आइसोगैमस के अंदर क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तौर पे। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तौर पे ये सिमिलर होते हैं बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या कि मॉर्फोलॉजिकली और ऐसे और ना करके लिखिएगा एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट या तो मोटाइल हो सकते हैं या ये दोनों ही नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, या ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, नॉन मोटाइल जो गैमेट्स हैं दोनों ही, बोथ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो ये नॉन मोटाइल दोनों के दोनों किस में होते हैं, स्पाइरोगायरा के अंदर बेटा आपको नॉन मोटाइल मिलेंगे। स्पाइरोगायरा के अंदर ये आपको बेटा नॉन मोटाइल मिलेंगे। दूसरा तरीका है जिसे बेटा मैं अनआइसोगैमस कह रहा हूँ। अनआइसोगैमस कह रहा हूँ। अनआइसोगैमस में क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सिमिलर थे, एक ही साइज़ के थे, एक ही मॉर्फोलॉजी के थे और फिजियोलॉजिकल भी सेम थे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अनआइसोगैमस में क्या होता है, यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो मेल और फीमेल गैमेट हैं, वो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ये डिसिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, और तीसरा टाइप होता है बेटा, तीसरा टाइप होता है जिसे मैं कह रहा हूँ ऊगैमस। ऊगैमस में आपको क्या मिलेगा बेटा, हमेशा जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज साइज़ का होता है। फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज साइज़ का होता है और हमेशा ये नॉन मोटाइल होगा। और जो मेल गैमेट है बेटा वो हमेशा वो स्मॉल साइज़ का होगा और बेटा वो हमेशा मोटाइल होता है। मेल गैमेट हमेशा स्मॉल साइज़ का होगा और मोटाइल होगा बेटा, ये बात आप समझिएगा। तो ये तो रही बात इनके बेटा रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट जो है वो है इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस इनका ये है बेटा कि जो मरीन एनवायरनमेंट है या मरीन इकोसिस्टम है उसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ये एल्गी ही करती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन मरीन कंडीशन more than 50% CO2 fixation
इज डन बाय एल्गी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेंगे, तो ये इंक्रीज कर देते हैं बेटा, ये इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन लेवल को वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फूड चेन का, क्योंकि ये देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, तो फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। तो इनको कोई प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फिर सेकेंडरी उसे करेगा, फिर टर्शरी करेगा, क्वाटनरी या टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर कह सकते हो आप, वो उसे कंज्यूम करेगा। तो फूड चेन हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से? फोटोसिंथेटिक एल्गीज से, जो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। लगभग बेटा आप मान के चलें कि लगभग मोर देन 70 जीनस ऐसे हैं एल्गी के जो खाए जाते हैं, जो एडिबल हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है जैसे बेटा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया और सार्गेसम, लेमिनेरिया और सार्गेसम, ये क्या होते हैं? ये एडिबल होते हैं, खाए जा सकते हैं, सार्गेसम। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो कुछ एल्गी हैं जैसे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, जिनके पास में उनकी सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड जो केमिकल था एल्जिन और केराजिन, वो बेसिकली वाटर को रिटेन कर सकता है, वाटर होल्ड कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं। हाइड्रोकोलॉइड को इंडस्ट्रीज़ में बेटा यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पे जो एल्जिन है और केराजिन है, ये हाइड्रोकोलॉइड हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जो रिटेन करके रखते हैं वाटर को, जो वाटर रिटेन करके रख सकते हैं, है ना, और उनका यूज़ कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। उसके अलावा एक बेटा जेलिडियम होता है और ग्रासिलेरिया कहते हैं हम लोग, ये जो है रेड एल्गी के टाइप हैं, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। इनसे जो रेड एल्गी से जो जेलिडियम और ग्रासिलेरिया है, इनसे हम लोग एगरोज जेल निकालते हैं बेटा, वी एक्सट्रैक्ट एगरोज जेल, या इसे हम लोग अगर अगर भी कहते हैं। तो ये जो एगरोज जेल या अगर अगर है, इसका बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको हम लोग लैब में भी यूज़ करते हैं कल्चरिंग करने के लिए, बैक्टीरिया की, हम लोग बैक्टीरिया की कल्चरिंग करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। हम इसे बेटा, हम इसे केक बनाने के लिए, बेकरीज़ में जेलीज़ बनाने के लिए जो बच्चे खाते हैं, और उसके अलावा बेटा आइसक्रीम बनाने के लिए, इन सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस एगरोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटा इसमें से जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना बेटा रिच होती है प्रोटीन में। ठीक है, रिच होती है प्रोटीन के अंदर, रिच होती है ये प्रोटीन के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, इनको जो है ना स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ लेके जाते हैं, वहाँ पे इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स